आपको तारुफ करा दे, डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी कोविड-19 इंचार्ज है केजीएमयू के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है। जीनोम स्टडी संक्रमण की पहचान करना बहुत मुश्किल हो रहा है, जिस तरह से ये स्वरूप बदल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और जीनोम स्टडी करना इतना मुश्किल क्यों है? देखिए, ऐसा है कि जेनेटिक स्टडी करना कोई एक सिंपल लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं होता है। हमारे देश में 70-72 साल के बाद भी पहली बात तो केवल 2020 जनवरी तक केवल एक लैब थी वायरस की, और उसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। वही केवल लैब थी। उसके अलावा वायरल लैब 2000 से ऊपर डेवलप हुई साल भर के अंदर हमारे देश में, बहुत बड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई। लेकिन वो जो वायरल लैब डेवलप हुई, वो जल्दी में एक वायरस की टेस्टिंग की सुविधा के लिए लैब डेवलप की गई थी। उसमें अभी जीनोमिक स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो हमारे देश में अभी भी जो जीनोम वायरस यानी कोविड की जीनोमिक स्टडी का जो फैसिलिटी है या जो सुविधा है, वो केवल एक ही सेंटर में है, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में। और क्यों कठिन होती है जेनेटिक स्टडी करना? क्योंकि सिंपल बैक्टीरिया का कल्चर करना, सिंपल वायरस का कल्चर करना, या उसके बारे में जानना, या उसका केवल पीसीआर एनालिसिस करना, ये तो हमारे देश में बड़े पैमाने पर सुविधाएं उत्पन्न हुई हैं। लेकिन जेनेटिक सीक्वेंस, जिसको हम जीनोम बोलते हैं, उस एक एक जीन की संरचना के बारे में और कितने जेनेटिक परिवर्तन उसमें आए हैं, ये रिकॉग्नाइज करना एक छोटी मोटी लैब के बस का बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि साल भर के अंदर 5000 से ऊपर ऐसे संरचना के परिवर्तन, यानी जो जेनेटिक वेरिएंट्स हैं, या हम कह सकते हैं कि जो म्यूटेंट्स हैं, वो पैदा हुए हैं कोविड-19 के अंदर। तो ये जितने छोटे छोटे वायरस होते हैं, जो भयंकर, देखने में तो छोटे वायरस होते हैं लेकिन बीमारियां बहुत भयंकर फैलाते हैं, चाहे वो फ्लू वायरस हो, स्वाइन फ्लू वायरस हो, या वो पुराना आपका स्पेनिश फ्लू वायरस हो, सार्स, दूसरे सार्स, मर्स एंड कोविड-19 वायरस हो, ये कोई भी वायरस हो, तो इनकी जो जीनोमिक संरचना है वो बड़ी तेजी से बदलती है। जेनेटिक म्यूटेशन, जैसा मैंने बताया, साल भर के अंदर ही 5000 से ऊपर हो चुके हैं। और 3 प्रमुख वेरिएंट्स, यानी उन जेनेटिक म्यूटेशंस के आधार पर जो संरचना मूल ग्रॉस रूप से बदलती है, उसको हम वेरिएंट कहते हैं। तो यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और ब्राजीलियन वेरिएंट, ये 3 प्रमुख वेरिएंट, इसके अलावा भी कैलिफोर्निया और बहुत सारे वेरिएंट पैदा हुए हैं, ये हो चुके हैं। तो ये चुनौती है, वैज्ञानिकों के सामने भी चुनौती है, हम सभी के सामने चुनौती है कि इस जो वायरस की पिकुलरिटी होती है, विशेषता होती है, इससे कैसे निपटा जाए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारा सबसे पुराना और एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पे 450 बेड्स हैं, और हम, समस्या ये है कि हम कोविड भी, एक 500 बेड का नया कोविड अस्पताल चला रहा है, वो भी चल रहा है, और उसके अलावा नॉन कोविड भी यहाँ चल रहा है, और ऑन एन एवरेज 10,000 लोगों का फुटफॉल है। अब देखिए, इतनी बड़ी भीड़ जब आ जाएगी, अभी तक हमारे जो नियम था वो ये था के लिए कोविड टेस्ट चाहिए। ओपीडी में आता था पेशेंट, तो अगर सस्पेक्टेड कोविड है, ILI है, उसको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है या फीवर है, तो उसको हम ट्राइज एरिया में रखते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम कोविड या नॉन कोविड के हिसाब से भेजते हैं। अब समस्या ये है कि अचानक अपसर्ज आया, और हमारे यहाँ कोई एक एंट्री गेट नहीं है, मल्टीपल एंट्री गेट हैं, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे आप दूसरे संस्थानों में देखते हैं कि केवल एक गेट होता है, उसी के थ्रू एंट्री होती है। ये पुराना संस्थान है, यहाँ पॉसिबल भी नहीं है सिंगल एंट्री बनाना। तो अभी आपने 2 दिन पहले सुना होगा कि 40 डॉक्टर संक्रमित हो गए थे एक साथ, और उसी कड़ी में अब उसके फॉलो अप में चूंकि कॉन्टैक्ट बने रहे, तो ये सब केसेस निकल के आ रहे हैं। मुझे लगता है कि तुरंत ही यहाँ पे एंट्रीज को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जो हमारी ओपीडी, रूटीन ओपीडी भी बराबर चल रही थी, उसको, रूटीन ओपीडी को बंद करना पड़ेगा। इमरजेंसी यहाँ रखी रहे, और कोविड फैसिलिटी, बस केवल 2 चीज हो कि या तो इमरजेंसी देखी जाएगी या कोविड फैसिलिटी दी जाएगी विद ऑल कोविड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल। तभी ये संभव है कि यहाँ जो कोरोना केसेस हम जो लगातार निकलते हुए देख रहे हैं, उनको हम रोक पाए। और डॉक्टर साहब, तमाम डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया 40 डॉक्टर्स के बारे में, और अभी जिस तरह से और डॉक्टर संक्रमित हुए, ये तमाम डॉक्टर्स ने कोरोना वैक्सीन के डोज लगा रखे थे, उसके बाद ये कोरोना पॉजिटिव हो गए। जी हाँ, इसमें कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिनकी दोनों वैक्सीन, जैसे हमारे माननीय कुलपति जी को भी दोनों वैक्सीन लग चुकी थी, लेकिन वो कोरोना से संक्रमित हैं।
मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना की एफिकेसी है, लैंसेट में जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी अभी कोवैक्सीन की, उन्होंने कहा कि 81% इफेक्टिव है। तो साफ जाहिर है कि 100 लोगों को अगर वैक्सीन लगेगी तो 19 में ये खतरा है कि उनको कोविड इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए 100% गारंटी कोविड वैक्सीन कहीं से भी नहीं देती है कि आपको कोविड इन्फेक्शन नहीं हो सकता। 100 में 19 बहुत बड़ी संख्या होती है। इसको आप हजार और लाख और 8 करोड़ से ऊपर लोग कन्वर्ट लग चुके हैं कोविड वैक्सीन। अगर इस 19%, 8 करोड़ का 19% निकाला जाए तो बहुत बड़ी संख्या आएगी। तो ये कोविड संक्रमण हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वैक्सीनेशन के 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य इतनी गंभीर बीमारी ना हो कि आपकी मृत्यु हो जाए, इसके ये प्रोटेक्शन देती है वैक्सीन। दूसरी बात, संक्रमण हो जाए तो बहुत गंभीर ना हो, आपको वेंटिलेटर की जरूरत ना पड़े, आईसीयू की जरूरत ना पड़े, ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, इसके लिए प्रोटेक्शन देती है। और तीसरा प्रोटेक्शन की बिल्कुल आपको संक्रमण ना हो पाए, वो भी एक प्रोटेक्शन देती है। डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी। जी डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी, मैं आपकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। नया स्ट्रेन क्या आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं पकड़ सकता? क्या आरटीपीसीआर नहीं पकड़ सकता? का जो नया स्ट्रेन हम देख रहे हैं, ऐसा है कि अभी तक ऐसा कोई चीज नहीं है। अभी जो स्वरूप में इसके परिवर्तन आए हैं या जो आए हैं, उसमें दोनों चीजें बहुत क्लियर मैं कह दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आरटीपीसीआर नहीं पढ़ सकता। हाँ, लेकिन आरटीपीसीआर की भी अपनी एक सीमा है। वो सीमा ये है कि इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 70% है। यानी पुराना 2020 की बात करें चाहे 21 की बात करें, इसकी क्षमता जो है आरटीपीसीआर की वो 70% है। अर्थात 30% ये वैसे भी नहीं पकड़ सकता है। इसीलिए अब जो महत्व है वो सीटी स्कैन का बहुत ज्यादा है। हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन की पिक्चर से हम आरटीपीसीआर की तुलना में ज्यादा हम ये डायग्नोसिस एक तरह से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि भाई ये पिक्चर तो हमें इसकी कोविड निमोनिया की लग रही है, या ये क्लासिकल पिक्चर जो है वो कोविड वायरल के मैनिफेस्टेशन की लग रही है, जो लंग में मैनिफेस्टेशन होते हैं। ये पिक्चर हमें जो है वो इसके कारण एआरडीएस की लग रही है, ये पिक्चर हमें निमोनिया की लग रही है, या ये कोविड इन्फिल्ट्रेट लग रहे हैं। तो इसलिए अक्सर कोविड जब नेगेटिव आ जाता है, आरटीपीसीआर जब नेगेटिव आ जाता है, एंटीजन भी नेगेटिव आ जाता है, ट्रूनेट भी नेगेटिव आ जाता है, जब तीनों नेगेटिव हमें मिलते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि सीटी स्कैन कराने पर हमें कोई एड ऑन फायदा मिल रहा है, तो हम अपनी क्लिनिकल स्किल, हम ये रिपोर्ट और HRCT थोरेक्स तीनों को कंपाइल करके ये डिक्लेयर करते हैं पेशेंट को कि नहीं, आपको ये पिक्चर कोविड ही लग रही है, इसको हमें कोविड की तरह इसको इलाज करना होगा। तो ये एक विकल्प हमेशा खुला हुआ है। देखिए, चिकित्सक को चिकित्सक इसीलिए कहा जाता है कि अंतिम निर्णय तो उसी का होता है। एक कागज का टुकड़ा रिपोर्ट किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता, किसी को नहीं बना सकता। बहुत सारे कागजों के टुकड़े पढ़ के और बहुत सारे कागजों के रिपोर्ट के टुकड़े देख देख के एक क्लिनिकल स्किल डेवलप होती है। और जो जितना ज्यादा अनुभवी डॉक्टर है, जैसे बीएन त्रिपाठी साहब इतने वरिष्ठ चिकित्सक बैठे हैं, अब ये किसी बच्चे को देख के बच्चों के विशेषज्ञ और कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमें तो ये बीमारी लग रही है, मेरा फाइनल इंप्रेशन ये है, तो आप चैलेंज नहीं कर सकते इनको, क्योंकि अल्टीमेटली ये डॉक्टर का ही डिस्क्रिप्शन है। हर टेस्ट की और हर जांच की 100% सेंसिटिविटी नहीं होती है, और अगर सेंसिटिविटी है भी तो 100% स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। तो इसलिए अंतिम निर्णय तो चिकित्सक के पास ही रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया एमसी मिश्रा साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए, वीरेंद्र त्रिपाठी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सूर्यकांत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर अमरीश आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें रखने के लिए।